नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर 9 बजे 9 मिनट के प्रोग्राम को लेकर आरजेडी को मिला सपा कांग्रेस का साथ। अखिलेश यादव बोले कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र पर हमलावर हुए राहुल गांधी, बोले सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि मिसाइल युग में तीर का क्या काम, जिसके बाद जेडीयू को आरजेडी ने घेर लिया। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 9 बजे 9 मिनट आरजेडी को मिला सपा कांग्रेस का साथ। अखिलेश बोले मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से बुधवार को 9 बजे 9 मिनट पर घर की लाइट बंद कर मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने की अपील की थी। आरजेडी की इस मुहिम को कांग्रेस सपा का समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोमबत्ती जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरजेडी की इस मुहिम के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज आने वाले कल के बदलाव का इतिहास लिख दिया, सियासत के आसमान पर रोशनी से इनकलाब लिख दिया। सपा नेता आगे लिखते हैं कि आज युवाओं ने बीजेपी के शासनकाल की उल्टी गिनती शुरुआत कर दी है। हमने नौजवानों की खातिर मोमबत्तियां जलाकर हमेशा की तरह आज भी उनका साथ दिया है और देते रहेंगे। इससे पहले अखिलेश ने कहा कि आइए युवाओं व उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, उनकी रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग, परीक्षाओं की डेट, नई नौकरियों की नोटिफिकेशन, सही भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां चाहिए। इसके बदले सरकार कोरे भाषण, लाठियां और उपेक्षा देती है। आखिर कब तक? पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाया। बता दें कि लालटेन आरजेडी का चुनाव चिन्ह भी है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया कि 9 सितंबर याद है ना, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, याद है ना, अगर लालटेन नहीं है तो मोमबत्ती या दिया जलाएं, लाइट बंद करके जलाएं। बिहार की सबसे बड़ी सेवा है अहंकारी सरकार को नींद से जगाना, ज्वलंत मुद्दों को उठाना, याद है ना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी, बोले मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते गिरती जीडीपी और खत्म होती नौकरियों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। राहुल ने कांग्रेस की मुहिम #स्पीकअप के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं। वहीं जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसने भारतीय युवाओं का भविष्य कुचलकर रख दिया है। आइए सरकार को अपनी आवाज सुनाते हैं। राहुल गांधी लगातार केंद्र पर हमले बोल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कोरोना वायरस, लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लॉकडाउन पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड साबित हुआ है। राहुल ने कहा था कि कोरोना के नाम पर जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार था, क्योंकि गरीब लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापार के साथ भी ऐसा है। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी, असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने पूछा मिसाइल युग में तीर का क्या काम, जेडीयू ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार की रात के 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बुझाकर बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन तेज किया। नेता प्रतिपक्ष यादव के साथ उनकी इस मुहिम में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव सहित कई नेता शामिल हुए। तेजस्वी ने बताया नीतीश घबराए हुए हैं। रात के 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती बुझाकर विरोध प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नीतीश कुमार इन दिनों घबराए हुए हैं। उनकी वर्चुअल रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। जहां उनकी रैली को लोगों ने लाइक से अधिक डिसलाइक
किया है। नीतीश कुमार पहले अपने काम की बात करते थे, लेकिन इन दिनों सिर्फ लालू और लालू परिवार का ही गुण गाते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के दौरान नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश कुमार आजकल हमेशा कहते हैं कि आज के जमाने में लालटेन का कोई काम नहीं है। तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि आज के ज़माने में अगर लालटेन का काम नहीं है तो फिर इस मिसाइल के युग में तीर का क्या काम है। आज तीर से कहां हमला होता है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर हमला बोलते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में दिखेगी जेडीयू आरजेडी की लड़ाई। उपसभापति के लिए हरिवंश और मनोज झा होंगे आमने सामने। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच लड़ाई का एक ट्रेलर 14 सितंबर को संसद में देखा जा सकता है। कारण बनेगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। जनता दल यूनाइटेड सांसद हरिवंश ने पहले ही बतौर एनडीए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि विपक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा को अपना उम्मीदवार बना सकता है। मनोज झा के 11 सितंबर को उपसभापति के लिए नामांकन दाखिल करने की संभावना है और इसके साथ ही यह लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि दोनों उम्मीदवार बिहार से हैं। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे जेडीयू बनाम आरजेडी का मुकाबला प्रभावी रूप से होगा। विपक्ष ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद तिरुचि शिवा के नाम पर चर्चा की थी, लेकिन तमिलनाडु के उच्च सदन के नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मनोज झा पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। उन्हें उनका वाक्पटुता के लिए जाना जाता है, साथ ही उनकी ईमानदारी की भी चर्चा होती रहती है। गौरतलब है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें से 116 सांसदों एनडीए के हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य दलों से समर्थन मिलने की संभावना है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत की संभावना प्रबल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से धोखाधड़ी, चेक क्लोनिंग के जरिए निकाले गए लाखों रुपए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से 6 लाख रुपए गलत तरीके से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जाँच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक टीम को भी कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार चेक क्लोनिंग के जरिए लखनऊ में 2 बैंकों से पैसे निकाले गए हैं। मामला तब सामने आया जब जालसाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 9.86 लाख रुपए निकालने का तीसरा प्रयास किया। बैंक प्रबंधक ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फोन किया, जिन्होंने इस तरह के किसी भी चेक को जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, आगे की पूछताछ में यह पाया गया कि पहले भी पैसों को निकाला गया है। इस 1 सितंबर को बैंक से 2.5 लाख रुपए की राशि निकाली गई और उसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए की राशि फिर निकाली गई। अयोध्या सर्कल के अधिकारी राजेश कुमार राय ने कहा कि एक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए दान मांगने वाली एक फर्जी वेबसाइट कुछ दिनों पहले प्रकाश में आई थी और इस मामले की जांच की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में बड़ा घोटाला, 2800 की कोविड किट को जेब भरने के लिए 15,750 में खरीदा। जी हां दोस्तों, यूपी के बिजनौर में कोरोना काल में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां 5 गुना महंगी कोविड किट खरीदी गई है। बता दें कि 5,800 में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने पर गाजीपुर के डीपीआरओ नप गए। 9,950 में खरीदने पर सुल्तानपुर के डीपीआरओ सस्पेंड हो चुके हैं। इसके बाद भी बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग में यह खरीद 15,750 रुपए में होने पर भी नियम अनुसार बताई जा रही है। जीएसटी सहित 12,390 के रेट से इंफ्रारेड थर्मामीटर और 3,360 की दर से पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए। करीब 5 गुना दामों पर हुई यह खरीद जैम पोर्टल के अनुसार होने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि कई जनपदों में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की किट खरीदने में शासन की ओर से निर्धारित अधिकतम 2800 रुपए प्रति किट से अधिक की खरीद के मामले सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर में इन दोनों उपकरणों की करीब 9,950 रुपए में खरीद होने पर वहां के लंबुआ से विधायक देवमणि त्रिवेदी के मत पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच शुरू हुई व डीपीआरओ सस्पेंड हो गए। गाजीपुर में 5,800 रुपए में यही उपकरण खरीदने पर डीपीआरओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सीएमओ बिजनौर ने सहारनपुर की फर्म याशिका इंटरप्राइजेस से 8 अप्रैल 2020 को ऑर्डर देकर जीएसटी सहित 12,390 रुपए प्रति की दर से 12 इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदे तथा सहारनपुर की ही फर्म आयुषी इंटरप्राइजेस से 1 अप्रैल 2020 को ऑर्डर देकर जीएसटी सहित 3,360 रुपए की दर से 20 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, मोटू पतलू भी आ रहे नजर। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर के जरिए सिंधिया के साथ बीजेपी में गए लोगों पर वार किया गया है। पोस्टर में तस्वीर सिर्फ मोटू और पतलू की नजर आ रही है। वहीं स्लोगन लिखा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कांग्रेस उपचुनाव से पहले आक्रामक हो गई है, पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर वार कर रही है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और उसके आगे लिखा है कि माफ करे गद्दार। इस पोस्टर के नीचे निवेदक के रूप में राजेश कुमार अहिरवार का नाम लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पोस्टर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह उन 25 लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए जनता के मैंडेट को बेच दिया है। वे लोग चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे लेकिन वोट का सौदा कर लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उसके 3 लोग और छोड़े थे। 25 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलते ही निकाल दिए गए सिंधिया के पोस्टर, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, चंबल अंचल की 16 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने दांव चल रही है। इस दौरान राजनीति के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल अंचल में अभी बीते दिनों कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने गृह नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनके स्वागत में लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ये विवाद एक वीडियो के वायरल होने पर हुआ जिसमें बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी कार्यालय से निकलते हैं वैसे ही उनके होर्डिंग्स और पोस्टर उतार लिए जाते हैं। अब इसी वीडियो को कांग्रेस अपना सियासी वार बनाते हुए सिंधिया पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया को जो तवज्जो कांग्रेस में मिलती थी वह बीजेपी में नहीं मिल रही है। जहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके दिखावे का स्वागत करते हैं, सिंधिया के जाते ही पर उनके स्वागत में लगे हुए होर्डिंग और बैनर पार्टी कार्यालय से उतार देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों की नाकामी है कि मामले इतने समय तक लंबित हो रहे हैं। सुनवाई इसको लेकर थी कि क्या ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। इस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि इतने लंबे समय से मामला क्यों लंबित है। कोर्ट ने कहा 1983 से मामला लंबित है और आप लोगों को पता नहीं, आखिर कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वकील से अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण मांगा है। देश भर में 4000 से ज्यादा मामले लंबित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली बात है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने इसे अभियोग चलाने वालों की नाकामी कहा। इस पर अदालत के सहायक विजय हंसारिया ने सुझाव दिया कि सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में स्थगन विशेष परिस्थितियों से इतर नहीं दिया जाए। हाईकोर्ट निचली अदालतों के इसके प्रावधान तय करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गवाह संरक्षण के फैसले को तत्काल सभी राज्यों में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों में नियुक्ति समेत अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी हाईकोर्ट निभाएगा। इस पर MX क्यूरे ने कहा कि अदालतों का गठन समस्या नहीं है, जरूरत है कि ट्रायल तेजी से और निर्धारित समय से निपटे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों के लिए भी इस संबंध में निर्देश देने की जरूरत है ताकि उनकी वजह से मामला लंबा नहीं चले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी या दिखावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह राहत थी या दिखावा। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितना मिला? क्या यह वास्तव में राहत थी या सिर्फ दिखावा था? पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया 2.81 करोड़ लोगों को 2,814 करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए मिले। क्या यह पर्याप्त है? जनधन खाता रखने वाली महिलाओं को 3 महीने में 30,925 करोड़ रुपए या प्रति महिला 1,500 रुपए मिले हैं। क्या एक गृहिणी 500 रुपए महीने में एक परिवार चला सकती है? चिदम्बरम ने कहा प्रवासी कामगारों को 2 महीने में 2.67 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला, यानी 5 किलो प्रति माह। क्या इससे एक प्रवासी और उसका परिवार गुजर कर सकता था?
कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया, ये आंकड़े साबित करते हैं कि दिया गया धन अत्यंत सीमित और पूरी तरह से अपर्याप्त था। निश्चित रूप से यह पैसा मांग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम नहीं कर सका। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए की PMGKY योजना के हिस्से के तौर पर मुफ्त अनाज और महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नगद सहायता देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, 13 सितंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा की हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। हालांकि मौजूदा विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी। आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में हो। दशहरे के बाद और दिवाली से पहले के 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। पिछले 7 दशकों में हुए निर्वाचन से ये निर्वाचन प्रक्रिया काफी जुदा, नई और अलग होगी, क्योंकि कोविड संकट, 6 महीने के लॉकडाउन, अनलॉक और कोरोना के बढ़ते घटते मरीजों की तादाद के बीच बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं सुरक्षा के दोहरे इंतजाम के बीच यानी नक्सली, अपराधी और राजनीतिक गुंडागर्दी से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए भी और कोविड वायरस से मतदाताओं की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक धनतेरस से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया यानी मतदान के सभी चरण और मतगणना पूरी करने की कोशिश रहेगी। अगर उसमें कोई भी अड़चन आती है तो मतगणना का काम छठ पर्व के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों से तिलमिलाए गुंडागर्दी पर उतरे बीजेपी विधायक संजय सरावगी, पत्रकार का मोबाइल छीना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों को जनता का कोप भाजन बनना पड़ रहा है। चुनाव जीतने के बाद लोगों की सुध नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधि जब वोट की आस लिए क्षेत्र पहुँच रहे हैं तो खदेड़ दिए जा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी विधायक संजय सरावगी का मामला अलग है। विधायक जी सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, इसलिए जब उन्हें ऐसे ही आक्रोश का सामना करना पड़ा तो वे खींच गए और सारा गुस्सा पत्रकार पर उतार दिया। विधायक जी गुंडागर्दी पर उतर आए और पत्रकार का न सिर्फ मोबाइल छीना बल्कि उसके लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। नगर विधायक जी दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 46 में विधायक जी एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे। विधायक जी शिलान्यास कर पाते इससे पहले उनके खिलाफ विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। लोगों के भयंकर गुस्से को देखकर तिलमिलाए विधायक जी पत्रकारों से ही उलझ पड़े। आपको बता दें कि विधायक जी उसी सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे जिसका शिलान्यास पिछले चुनाव में बीजेपी सांसद कर चुके थे। बावजूद इसके इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों में इसी को लेकर नाराजगी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप, बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में बिहार के लोगों ने परेशानी झेली है। जब दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था। प्रमोद तिवारी बुधवार को कांग्रेस के मधुबनी सुपौल जिला के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में बोल रहे थे। आह्वान किया कि बिहार के विकास के लिए इसे भाजपा जेडीयू से बचाइए। आरोप लगाया कि बीते 15 सालों में बिहार और मिथिलांचल को कुछ नहीं मिला। प्रभारी सचिव और महासम्मेलन संयोजक अजय कपूर ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा कि बिहार और देश को भाजपा जेडीयू ने बेपटरी कर दिया है। कहा कि बेरोजगारी आज बीते 45 सालों में सर्वाधिक है। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी भाजपा से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें जिताया था। NSUI की पूर्व अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में बिहार के हिस्से बदहाली, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन के अलावा कुछ नहीं आया। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार की जनता पर जबरन चुनाव थोपा जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार फिर पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रवीश कुमार ने उठाया सवाल, एक तरफ बीजिंग के बैंक से लिए जा रहे लोन, दूसरी तरफ बैन हो रहे ऐप,
जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ चीन के ऐप बैन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चीनी कंपनियों को भगाने का भूत शांत हो चुका है। रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। चीनी सोशल मीडिया में भी भारत को लेकर एक तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, बकौल रवीश, जबकि भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। भारत ऐसा क्यों करेगा? शहीद तो भारत के सैनिक ही हुए हैं। उल्टे भारत ने तो संयम का परिचय दिया है। उनके मुताबिक कहीं चीन में भारत के खिलाफ कोई माहौल बनाकर कोई गेम तो नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रही वहां की जनता को कोई खुराक दी जा रही हो। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सेना का बयान आता है, कारगिल युद्ध के समय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपनी पोस्ट में रवीश कुमार लिखते हैं कि भारत का मीडिया चीन को लेकर शांत है, वो ऐसे शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने भारत में प्रवेश नहीं किया। क्या मोदी ने ऐसा बयान देकर कोई गलती कर दी है? दोनों देशों के बीच जंग के हालातों की वास्तविकता पर पर्दा पड़ा है, मगर अच्छा है कि जंग ना हो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।